हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। दरअसल जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण परमाणु यानी कि एटम से मिलकर बना होता है। एटम को देखा नहीं जा सकता, तो इसकी संरचना के बारे में कैसे पता चले, तो इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे जो जानकारी मिली उसके बाद परमाणु की संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने अपना विचार दिया। उन्हीं विचारों को हम लोग परमाणु मॉडल कहते हैं। तो परमाणु मॉडलों के क्रम में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने जो अपना मॉडल दिया, दरअसल बात सन 1911 की है। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था, जिसको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जानते हैं। इस प्रयोग में एक्चुअली उन्होंने सोना जो धातु होती है, गोल्ड जो मेटल है, उसकी पतली पन्नी 0.0004 सेंटीमीटर पन्नी लिया सोने की, और उस पर अल्फा कणों की बौछार किया। अल्फा कण वही जो रेडियोएक्टिव तत्व यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि से अल्फा कण प्राप्त होते हैं, तो उसकी बौछार किया। इस प्रयोग से उनको कुछ जानकारी मिली। क्या? दरअसल रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में देखा और बताया कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग होता है, जैसा कि टॉमसन साहब ने अपने मॉडल में कहा था कि परमाणु का जो एटम का जो धनावेशित भाग है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, वो पूरे परमाणु में फैला होता है। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। परमाणु का जो भी धनावेशित भाग है, परमाणु के केंद्र में छोटे से जगह में होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया नाभिक। इस तरह से अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद में रदरफोर्ड साहब ने परमाणु के नाभिक की खोज किया, और इसके बाद परमाणु की संरचना के बारे में उन्होंने अपना विचार दिया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। इसमें उन्होंने कई बातें बताई। क्या? नंबर 1, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है, कि मतलब जो एटम है वो बहुत माइन्यूट है, स्फेरिकल है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। इसमें 2 भाग होते हैं, एटम में 2 भाग होते हैं, ऐसा रदरफोर्ड साहब बता रहे हैं। क्या? कि एक तो परमाणु के बीच का केंद्रीय धनावेशित भाग, जिसको नाभिक कहते हैं। दूसरा पार्ट, इस नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र, इस न्यूक्लियस की तुलना में यह एरिया बहुत ज्यादा है, विशाल क्षेत्र, जिसको उन्होंने ऑर्बिट कहा, कक्षाएं कहा, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। इसमें 2 भाग होते हैं, नाभिक और कक्षाएं। नाभिक का साइज बहुत छोटा होता है। अगर हम तुलना करें तो दरअसल में परमाणु की त्रिज्या जो होती है लगभग 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होती है, और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻15 मीटर की रेंज में होती है, मतलब बहुत कम। इन दोनों के साइज का अगर हम तुलना करें तो सपोज कर लीजिए कि नाभिक एक क्रिकेट की गेंद, बॉल जो होती है क्रिकेट की बॉल के साइज का मान लीजिए नाभिक। हालांकि नाभिक बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए क्रिकेट की बॉल जो होती है उसको नाभिक मानिए, तो फिर एटम कितना बड़ा होगा? तो इस बॉल से 5 किलोमीटर, ध्यान रखिए 5 किलोमीटर की रेडियस में गोला बना दीजिए, उतना बड़ा एटम होगा, और उसकी तुलना में न्यूक्लियस का साइज क्रिकेट के बॉल के समान होगा। इतना अंतर होता है न्यूक्लियस और टोटल एटम के साइज में। अब दूसरी बात इसी क्रम में उन्होंने बताया कि परमाणु का जो कुल धनावेश है, एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और लगभग सारा वजन, लगभग सारा द्रव्यमान परमाणु के केंद्र के छोटे से भाग नाभिक में होता है।
पॉजिटिव चार्ज नाभिक में है, चलो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि परमाणु का जो लगभग सारा द्रव्यमान है वो भी उसके नाभिक में होता है। तो यानी इन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान कहा गया, तो दरअसल इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान निग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। इसीलिए परमाणु के द्रव्यमान में अगर हम इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान न भी जोड़ें तो भी लगभग जो नाभिक का द्रव्यमान है वो एटम के द्रव्यमान के बराबर ही आता है। जैसे किसी व्यक्ति को आप ऐसे सामान्य परिस्थिति में उसका वेट वजन कर लीजिए, उसके बाद उसको गंजा करने के बाद वजन करिए, मेरे ख्याल से वजन शायद एक ही आएगा, यानी बालों का वजन लगभग नगण्य, नहीं के बराबर। ठीक उसी तरह से एटम में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर। इसी क्रम में तीसरी बात उन्होंने बताया कि नाभिक में जो धन आवेश है और कक्षाओं में जो ऋण आवेश का मान है वो दोनों आपस में बराबर होता है। मतलब कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना नेगेटिव चार्ज होगा, नाभिक पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है, परमाणु उदासीन होता है। चौथी बात उन्होंने बताया कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। और पांचवी बात रदरफोर्ड मॉडल में बताई गई कि यद्यपि धन आवेशित नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये हम जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपील करते हैं। तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण से, ये जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण से एक अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है। वह अपकेंद्र बल, उसकी दिशा सेंटर से बाहर की ओर होती है। न्यूक्लियस अंदर की ओर खींच रहा है, लेकिन अपकेंद्र बल इसको बाहर की ओर धकेलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अब यह अपकेंद्र बल क्या होता है? अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में अगर हम पानी भर दें पूरा इसके ऊपरी भाग तक और इसको हम ऐसे टेढ़ा कर दें तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, आपका जवाब होगा साहब पानी गिर जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए अब हम देखते हैं, इस बर्तन में हमने पूरा पानी भरा, उसके बाद इसको डोरी से हमने एक विशेष प्रकार से बांध दिया। अब बांध करके इसको हम ऐसे रोटेट करें, ऐसे घुमाएं। घुमाते समय इस बर्तन की जो दिशा होगी, इसकी जो स्थिति होगी शायद यही होगी, लेकिन अब पानी नहीं गिरता है। इस प्रयोग को आप घर पर कर सकते हैं। बाल्टी वगैरह में पानी भरिए, हल्की बाल्टी हो, उसमें डोरी बांधिए और सावधानी से घुमाइए। बाल्टी घूमते समय इस स्थिति में होगी, लेकिन पानी नहीं गिरता, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है पानी को कि आ जा, बाहर आ जा, लेकिन नहीं आ रहा है वो। यानी कोई ना कोई फोर्स उसको धकेल भी रहा है कि नहीं, बाहर नहीं आना है। कौन धकेल रहा है भाई? हमने तो उस पर ढक्कन भी नहीं लगाया हुआ है, तो कौन उसको रोक रहा है? एक्चुअली जब ये बर्तन किसी भी, ये बर्तन क्या, जब कोई भी वस्तु किसी केंद्र के परित घूमती है, घूर्णन करती है, तो उस वस्तु पर उस घूर्णन के कारण अपने आप एक बल लगने लगता है, एक फोर्स लगने लगता है। उस फोर्स को ही हम लोग बोल देते हैं अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसकी दिशा हमेशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। जैसे सपोज करिए अभी डोरी बांध करके इसको हम ऐसे घुमाएं उंगली पे, तो आप देखेंगे उंगली से हम इसको इधर खींच रहे हैं, लेकिन अगर डोरी टूट जाए तो ये दूर जाके गिरता है। तो हम तो खींच रहे थे, आना चाहिए इधर, उधर कैसे गया भाई? तो जब डोरी टूटी तो हमारा खींचने वाला जो फोर्स था वो खत्म हो गया, लेकिन जो घूमने के कारण बाहर वाला बल लग रहा था, अपकेंद्र बल, वो लगता रहा। उसके रिजल्टेंट, उसके परिणाम स्वरूप ये दूर जाके गिरता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जहां
हाईवेज पर, सड़कों पर शार्प घुमाव होता है, एक मतलब तीखा मोड़ होता है, तो वहां पर आप देखते हैं कि सड़कों को इस डायरेक्शन में थोड़ा ऊंचाई, इस तरह से उसका ऊंचाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि अदरवाइज जब कोई व्हीकल तेज स्पीड में जाएगा और घूमेगा तो घूमते समय उसमें अपकेंद्र बल लगेगा, अपकेंद्र बल की वजह से वो बाहर फेंका सकता है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए सड़कों की ऊंचाई बाहर की तरफ ज्यादा कर देते हैं और भीतर की तरफ उसकी ऊंचाई कम कर देते हैं, जहां तेज घुमाव होता है। तो इस प्रकार से अब मैं समझता हूं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस मॉडल में रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित नाभिक के चारों ओर ठीक उसी प्रकार घूमते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। तो इसीलिए इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहा जाता है, सोलर मॉडल भी कहा जाता है, या ग्रही मॉडल यानी प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। जैसे सन के सराउंडिंग में प्लेनेट घूमते हैं, उसी तरह से एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये रदरफोर्ड मॉडल था। बात लोगों को समझ में आ गई, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें आई सामने जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकी। तो आइए अब हम लोग इसकी कमियां कुछ देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल की पहली कमी थी कि यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड मॉडल द्वारा यह नहीं समझाया जा सका कि एटम स्टेबल क्यों होता है। दरअसल इनके अकॉर्डिंग तो, अब जैसा कि रदरफोर्ड बता रहे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो जब नाभिक के चारों ओर घूमेंगे तो घूमने के कारण ये लगातार प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्लार्क मैक्सवेल एक फिजिक्स के साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने वैद्युत गतिकी सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि यदि कोई आवेशित कण त्वरित है, एक्सीलरेटेड है, गतिमान है, तो वह लगातार प्रकाश का या ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक की ओर घूम रहा है, जैसा कि रदरफोर्ड बता रहे हैं। तो ये लगातार जब घूम रहा है, ये आवेशित है, चार्ज है, माइनस चार्ज होता है, तो ये भी प्रकाश का या ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। ऊर्जा, एनर्जी कम होने का मतलब धीरे धीरे न्यूक्लियस की ओर ये अट्रैक्ट होता जाएगा, नाभिक की ओर खींचता जाएगा, और अंत में इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, अर्थात परमाणु का, एटम का विनाश हो जाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु बहुत स्थायी होता है, एटम स्टेबल है। तो एटम स्टेबल क्यों होता है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकी। एक दोष। इसी प्रकार दूसरी कमी पाई गई इनके मॉडल में, क्या कि रदरफोर्ड मॉडल द्वारा परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। अब जैसा कि रदरफोर्ड कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, तो लगातार प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो लगातार जब प्रकाश या ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो सतत आना चाहिए ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए ना। लेकिन जो एटम का स्पेक्ट्रम आता है, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है, तो वो रैखिक आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है, जैसे प्रकाश या ऊर्जा रुक रुक कर उत्सर्जित हो रही है। तो परमाणु का स्पेक्ट्रम रैखिक क्यों आता है, इसकी व्याख्या भी रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकी। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि आज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है और इनकी क्या दोष या कमियां रहीं। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर